मैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्लेटो के संदर्भ में बात करेंगे, प्लेटो के प्रमुख सिद्धांतों की। और इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी प्लेटो के आदर्श राज्य की। उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से जो है बात करने वाले हैं कि जो प्लेटो के आदर्श राज्य का जो वर्गीकरण है, प्लेटो के आदर्श राज्य का प्लेटो के आदर्श राज्य का वर्गीकरण, प्लेटो के आदर्श राज्य का वर्गीकरण। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लेटो ने जो है प्लेटो की महत्वपूर्ण कृति थी, कौन सी थी? रिपब्लिक। कौन सी? रिपब्लिक। और रिपब्लिक में प्लेटो ने जो है मोस्टली रूप में 8वीं और 9वीं पुस्तक में उन राज्यों का जो है प्लेटो ने उल्लेख किया, उन राज्यों का वर्गीकरण किया जो उसके आदर्श राज्य के भ्रष्ट रूप में है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के जो है भ्रष्ट रूप बताए, आदर्श राज्य के भ्रष्ट रूप बताए हैं। क्या बताए हैं? आदर्श राज्य के भ्रष्ट रूप बताए हैं। ठीक है, कौन सी पुस्तक में? रिपब्लिक की 8वीं और 9वीं पुस्तक के अंतर्गत भ्रष्ट रूप है, अर्थात प्लेटो ने आदर्श राज्य के अधोपतन का भी जो है क्या किया है? वर्णन किया है। आदर्श राज्य के अधोपतन का क्या किया है? वर्गीकरण किया है। तो डियर स्टूडेंट, प्लेटो ने रिपब्लिक में शासन पद्धतियों के 5 प्रकार बताए हैं। शासन पद्धतियों के प्लेटो ने जो है कितने प्रकार बताए हैं? 5 शासन पद्धतियों के प्लेटो ने जो है 5 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, शासन पद्धतियों के जो 5 रूप या प्रकार बताए हैं, जिसमें मुख्य रूप में एक तो जो है आदर्श राज्य। कौन सा राज्य? आदर्श राज्य। इसके अलावा जो है आदर्श राज्य के अलावा सैनिक तंत्र, कौन सा तंत्र? सैनिक तंत्र। इसके अलावा धनिक तंत्र, सैनिक तंत्र और धनिक तंत्र, लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र, लोकतंत्र व निरंकुश तंत्र। ठीक है, तो प्लेटो ने जो है मोस्टली जो है शासन पद्धतियों के 5 प्रकार बताए। कौन कौन से? एक तो आदर्श राज्य, एक सैनिक तंत्र, एक धनिक तंत्र, एक लोकतंत्र और एक निरंकुश तंत्र। डियर स्टूडेंट्स, जो है प्लेटो के अनुसार कि राज्य का जो आधार है, आदर्श राज्य का जो आधार है, वो मानव आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य है। मानव आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य को बताया, तीनों गुणों में सामंजस्य। ठीक है, ये तीनों गुणों का जो है सामंजस्य, अर्थात जो है विवेक और बुद्धि, अन्य दोनों तत्वों पर क्या है? शासन है। विवेक या बुद्धि का अन्य तत्वों पर क्या बताया है? शासन बताया है। तो आदर्श राज्य का मुख्य जो आधार माना था प्लेटो ने, किसको माना? ज्ञान को। और ज्ञान का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है? दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक या राजा। ठीक है, इसके बाद में प्लेटो के अनुसार जब बुद्धि का स्थान साहस ग्रहण कर लेता है, तो राज्य का पहला भ्रष्ट रूप जो है किसके रूप में आता है? सैनिक तंत्र के रूप में सामने आता है। जब आदर्श राज्य का जो है हम ये कहें कि जो बुद्धि का जो रूप है या उसका जो स्थान है, जब शासन है ये साहस धारण कर लेता है, तो उसका जो भ्रष्ट रूप है कौन सा आता है? सैनिक तंत्र। और अगली पतोन्मुखी जो स्थिति है वो बुद्धि और साहस दोनों को पराजित कर वासना हावी होती है, तो यह अगला जो भ्रष्ट रूप होता है वो कौन सा होता है? वो धनिक तंत्र होता है। कौन सा होता है? धनिक तंत्र। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स कि अगली जो स्थिति जब वासना का प्रभुत्व नष्ट हो जाता है, वासना का प्रभुत्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, और उसके स्थान पर विभिन्न वासनाएं प्रभुत्व को स्थापित कर लेती है, तो यह अगला भ्रष्ट रूप क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र। ठीक है, उसके बाद में जो है राज्य के पतन की अंतिम जो अवस्था होती है, अंतिम अवस्था के रूप में जो बताया है कि जिसमें अताताई तंत्र या निरंकुश तंत्र, इसको बोलते हैं अताताई तंत्र भी बोलते हैं, और
जो है जिसमें निकृष्टतम जो वासनाएं प्रबल हो जाती है और यह पाप का आदर्श रूप होता है, जिसे क्या कहा है, निरंकुश तंत्र कहा है। ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एक तरफ हम अकॉर्डिंग टू प्लेटो, इसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार, इसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार जो है, एक तरफ लिखेंगे हम शासन प्रणाली और एक तरफ शासन प्रणाली। ठीक है। क्या आएगा, शासन प्रणाली, और उसके बाद में इनके आधारभूत जो गुण बताए हैं, आधारभूत गुण, एक तरफ शासन प्रणाली और एक तरफ इनके आधारभूत गुण। तो जो आदर्श राज्य होता है, कौन सा राज्य, आदर्श राज्य, इसका जो आधारभूत गुण होता है वो क्या बताया प्लेटो ने, विवेक को माना। किसको माना है, विवेक को। ठीक है। इसके बाद में सैनिक तंत्र, दूसरे नंबर पे सैनिक तंत्र, और सैनिक तंत्र का जो आधारभूत जो गुण है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, साहस बताया। क्या बताया, साहस। उसके बाद में जो है धनिक तंत्र, तीसरे नंबर पे धनिक तंत्र, धनिक तंत्र, और इसका जो आधारभूत जो गुण माना है वो माना है वासना। ठीक है। क्या माना है, वासना, और वासना कुछ लोगों की, वासना कुछ लोगों की। ठीक है। इसमें धनिक तंत्र है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे जो बताया है, फोर्थ नंबर पे आता है लोकतंत्र। क्या, लोकतंत्र, और लोकतंत्र का जो आधारभूत जो गुण होता है वो प्लेटो ने बताया है क्या, कि जन वासना। कौन सी वासना, जन वासना, अर्थात लोगों की वासना। ठीक है। इसके बाद में निरंकुश तंत्र, पांचवी जो रूप बताया प्लेटो ने शासन पद्धति का, कौन सा, निरंकुश तंत्र। कौन सा तंत्र, निरंकुश तंत्र। और निरंकुश तंत्र में एक व्यक्ति की निकटतम वासना माना है। किसके, एक व्यक्ति की निकटतम वासना, एक व्यक्ति की निकटतम वासना। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो ने शासन पद्धतियों के, प्लेटो ने जो है 5 प्रकार बताए शासन पद्धतियों के। प्लेटो ने कितने प्रकार माने हैं, प्लेटो ने 5 प्रकार माने हैं, 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है। 5 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार, 5 प्रकार, जिसमें कौन कौन से, जिसमें एक तो आदर्श राज्य, सैनिक तंत्र, धनिक तंत्र, लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र। और इनके आधारभूत गुण भी बताए हैं कि आदर्श राज्य का आधारभूत गुण विवेक होता है, सैनिक तंत्र का साहस होता है, धनिक तंत्र का कुछ लोगों की वासना होती है, और लोकतंत्र में जन वासना होती है, और जो है निरंकुश तंत्र में एक व्यक्ति की निकटतम क्या होती है, वासना होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंतर्गत हम प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसके संदर्भ में ही हम बात कर रहे हैं। गत क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसी टॉपिक को जो है अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्लेटो ने जो है शासन पद्धतियों के कितने रूप बताए हैं, 5 रूप बताए हैं, 5 प्रकार बताए हैं, और उनके आधारभूत जो है गुण भी बताए हैं। ठीक है। उसके बाद में प्लेटो ने वासना या सुधा के 2 प्रकार बताए हैं, एक तो प्राकृतिक और एक अप्राकृतिक। प्राकृतिक को प्लेटो ने न्यायोचित माना है। क्या माना है, न्यायोचित। और जो अप्राकृतिक होती है उसको क्या माना है, अन्यायोचित। ठीक है। तो प्राकृतिक जो सुधा है, कौन सी सुधा, प्राकृतिक सुधा, प्राकृतिक सुधा को प्लेटो आवश्यक मानता है और यह कहता है कि यह लाभकारी है, जैसे भोजन व अन्य आवश्यकताओं से संबंधित सबसे इससे उत्पादन को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है, उत्पादन को। और अप्राकृतिक जो वासना होती है शुद्धा, इसको पार्श्विक माना है। क्या माना है, पार्श्विक। और कहता है कि अनावश्यक है और हानिकारक भी होती हैं, विलासिता की प्रतीक होती हैं, और ये जो अप्राकृतिक होती हैं ये जो है किसको बढ़ावा देती है, शोषण को बढ़ावा देती है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है प्लेटो ने स्टेटमेंट में राज्यों का वर्गीकरण किया है। किसका वर्गीकरण किया है, राज्यों का वर्गीकरण। प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक में किया गया वर्गीकरण जो है स्टेटमेंट में किए गए वर्गीकरण से भिन्न है, क्योंकि प्लेटो जो है वास्तविक राज्य का वर्गीकरण करता है और आदर्श राज्यों को वर्गीकरण से क्या रखता है, बाहर रखता है।
तो आदर्श जैसे हम राज्य की बात करते हैं प्लेटो के अनुसार राज्य का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें जो है प्लेटो एक तो जो है किसको मानता है आदर्श राज्य, किसको आदर्श राज्य, कौन सा राज्य आएगा आदर्श राज्य, कौन सा राज्य आदर्श राज्य, और एक तरफ वास्तविक राज्य, वास्तविक राज्य, ठीक है। एक तरफ आदर्श राज्य और एक तरफ कौन सा हो गया वास्तविक राज्य, दोनों में इसका वर्गीकरण किया है। और आदर्श राज्य का जो विस्तृत जो वर्गीकरण किया है वो प्लेटो ने अपनी पुस्तक कौन सी में रिपब्लिक में, कौन सी पुस्तक में रिपब्लिक में। इसके अलावा जो है जो वास्तविक राज्य है इसका वर्गीकरण जो है उन्होंने विधि सम्मत और विधि विहित जो है माना है, एक तो विधि सम्मत और एक विधि विहीन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आदर्श राज्य और आदर्श राज्य में शासन शक्ति का निवास स्थान है, तो ये देखना है शासन शक्ति का निवास स्थान, ठीक है, शासन शक्ति का निवास स्थान। इसमें जो है एक व्यक्ति का शासन, एक तो एक व्यक्ति का शासन, और जो है कुछ लोगों का शासन, कुछ लोगों का शासन, बहुत लोगों का शासन, बहुतों का शासन, ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स इसका जो वर्गीकरण है वास्तविक राज्यों में एक तो जो है विधि सम्मत, और एक जो है विधि विहीन, ठीक है, विधि से रहित और एक विधि पर आधारित। तो विधि सम्मत जो होता है वो क्या होता है, एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र होता है, क्या होता है राजतंत्र। और जब विधि विहीन होता है तो किसमें बदल जाता है निरंकुश तंत्र में, कौन से तंत्र में निरंकुश तंत्र या स्वेच्छाचारी तंत्र में। ऐसे ही कुछ लोगों का शासन क्या कहलाता है कुलीन तंत्र, कौन सा तंत्र कुलीन तंत्र। लेकिन जब जो है ये किसमें बदल जाता है कुलीन तंत्र जो है ये धनिक तंत्र में बदल जाता है, कौन से तंत्र में धनिक तंत्र। इसके अलावा सब लोगों का शासन जो होता है विधि सम्मत, इसको बोला है नम्र प्रजातंत्र, कौन सा तंत्र नम्र प्रजातंत्र। और अति प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र, इसका जो विपरीत रूप होगा अति प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र, ठीक है, अति प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र। तो ये प्लेटो ने जो है राज्य का वर्गीकरण किया है एक आदर्श राज्य के रूप में और एक वास्तविक राज्य के रूप में। वास्तविक राज्य में विधि सम्मत और एक जो है क्या हो गया विधि विहीन। और इधर जो है आदर्श राज्य में एक तो शासन शक्ति का निवास स्थान कि कितने लोगों में, एक व्यक्ति के शासन, एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता का होना, कुछ लोगों के हाथों में और सब लोगों के हाथों में, ठीक है। तो इनका जो है वर्गीकरण प्लेटो ने किया है। डियर स्टूडेंट प्लेटो ने स्टेटमेंट में कितने राज्य बताए हैं 7। इसके अलावा प्लेटो ने कानून पर आधारित, किस पर आधारित है कानून पर आधारित राज्यों में लोकतंत्र को सबसे निकृष्ट और कानून रहित राज्यों में सबसे अच्छा क्या बताया, इसको बताया, ठीक है, किसको लोकतंत्र को, कि जो कानून पर आधारित राज्य होते हैं उसमें लोकतंत्र सबसे निकृष्ट होता है और जो कानून रहित राज्य होते हैं उसमें इसको क्या बताया है अच्छा बताया है, ठीक है। कानून सम्मत राज्यों में सबसे अच्छा और राजतंत्र सबसे बुरा लोकतंत्र और विधि विहीन राज्यों में सबसे बुरा निरंकुश तंत्र और सबसे अच्छा क्या होता है विधि तंत्र, ये भीड़ तंत्र वो बताया, क्या बताया भीड़ तंत्र।
इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, सेबाइन ने कहा है, किसने? सेबाइन ने क्या कहा है? सेबाइन कहता है कि प्लेटो ने पहली बार लोकतंत्र के दो रूप स्वीकार किए हैं। कितने रूप? दो रूप। एक तो जो है नम्र प्रजातंत्र और एक अति प्रजातंत्र। रिपब्लिक में प्लेटो ने लोकतंत्र की कड़ी आलोचना की, परंतु स्टेटमेंट में लोकतंत्र को अल्पतंत्र से क्या माना? अच्छा माना है। इसके अलावा प्लेटो को स्टेटमेंट पॉलिटिक्स की रचना करने के लिए कई कारक उत्तरदायी थे। क्या क्या? एक तो जो है स्टेटमेंट्स जो है उसकी रचना करने के लिए पॉलिटिकस की क्या कहते हैं? एक तो सिराक्यूज में है डियोनिसिस द्वितीय आदर्श या दार्शनिक राजा बनाने में क्या होना उसका? असफल हो गया। प्लेटो क्या हो गया था? असफल। वो आदर्श राजा नहीं बन पाया या दार्शनिक राजा नहीं बन पाया। एथेंस में लोकतंत्र का क्या हो रहा था? पतन हो रहा था। और प्लेटो द्वारा स्वयं इस बात का क्या किया गया? अनुभव किया गया। पॉलिटिकस या स्टेटमेंट्स का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो राजनीतिज्ञ या राजपुरुष होता है। क्या होता है? राजनीतिज्ञ या राजपुरुष। इसके अलावा पॉलिटिकस के मुख्य पात्र थियोडोरस सुकरात एक विदेशी तथा युवा सुकरात है जो संवाद शैली में क्या की गई है? लिखी गई है। कौन सी शैली में लिखी गई है? संवाद शैली में। इसके अलावा दलाज, कौन सी? दलाज, 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 दलाज जो है प्लेटो की अंतिम रचना है। इसको क्या माना जाता है? प्लेटो की अंतिम रचना। क्या थी? प्लेटो की अंतिम रचना थी। ठीक है, प्लेटो की अंतिम रचना थी और जो इनकी मृत्यु के एक वर्ष बाद में क्या होती है? प्रकाशित होती है। प्लेटो की मृत्यु के एक वर्ष बाद क्या होती है? प्रकाशित होती है। कौन सी पुस्तक? दलाज प्रकाशित होती है। ठीक है, एक वर्ष के बाद में क्या होती है? प्रकाशित होती है। और यह भी अन्य ग्रंथों के समान ही जो प्लेटो की जो शैली थी, कौन सी शैली? संवाद शैली में लिखी गई। कौन सी शैली में? संवाद शैली में। ठीक है, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स की रिपब्लिक में प्लेटो ने पुराने राज्यों को सुधारने पर क्या दिया? बल दिया। वो वही लॉज में नए राज्यों को स्थापित करने की उसने क्या बताई? योजना बताई। दलाज 12 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 12 भागों में। और इसके जो प्रमुख विचार हैं, किसके लॉज में प्रतिपादित जो प्लेटो के विचार हैं, एक तो आत्म संयम का सिद्धांत दिया, कानून का शासन कहता है, कानून का शासन का सिद्धांत कि प्लेटो का मानना है कि राज्य को कानून के अनुसार होना चाहिए। राज्य को किसके आधार पर होना चाहिए? राज्य को कानून पर, किस पर? कानून पर आधारित होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। ठीक है, अंतिम रचना में कहते हैं कौन? प्लेटो। और अंतिम रचना प्लेटो की कौन सी मानी जाती है? दलाज। इसके अलावा जो है उपादर्श राज्य की प्लेटो ने भी बात कही है। कौन से राज्य की? उपादर्श की, जिसमें उपादर्श राज्य में मिश्रित संविधान पर क्या दिया? बल दिया। मिश्रित संविधान पर आधारित राज्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि शक्ति संतुलन के द्वारा समन्वय स्थापित करना। और यह सिद्धांत मोंटेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पूर्ववर्ती माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया उसके पूर्ववर्ती जो है इसको क्या माना गया है? सिद्धांत माना गया है कि समझ शक्तियां जो है एक व्यक्ति में या एक संस्था में निहित न होकर के और शक्तियों का क्या होना चाहिए? बंटवारा होना चाहिए, ताकि एक दूसरे पर क्या बना रहे? नियंत्रण बना रहे और निरंकुशता को क्या किया जा सके? रोका जा सके। ठीक है, इसके बाद में जो है कि सेबाइन के अनुसार लॉज में प्लेटो का मिश्रित राजतंत्रात्मक शासन की बुद्धि और लोकतंत्रात्मक शासन की स्वतंत्रता का क्या किया गया है? समन्वय करता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, उप आदर्श राज्य की जनसंख्या, ये ध्यान रखना, उप आदर्श राज्य की जनसंख्या, उप आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी बताई है? 5040। कितनी बताई है? 5040 बताई, जो कि पाइथागोरस से प्रभावित होकर के इसको बताया गया। ठीक है, दूसरा जो है कि इस जनसंख्या को अपनाने का दूसरा जो कारण प्लेटो का था वो ये था कि
युद्ध और शांति के लिए उपयोगी होना है। तीसरा कारण, इस संख्या का मुख्य भाजक किससे माना है? 12 है। और प्लेटो अपने उपआदर्श राज्यों को भी 12 जातियों में विभाजित करता है। वर्ष के 12 महीनों में काम करने के लिए राज्य परिषद की 12 समितियां क्या करता है? वो बनाता है। ठीक है। उपआदर्श राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा है। एक तो अनागरिक, यानी अनागरिक किसे कहा है? विदेशियों को कहा है। दासों के लिए कृषि कार्य और नागरिकों के लिए शासन संचालन का कार्य। रिपब्लिक के समान लॉज में स्त्री पुरुष की समानता पर उसने बल दिया और लॉज में प्लेटो ने धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उसके राज्य के साथ में गहरा संबंध बताया है। ठीक है। लॉज में प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था का जो है निरूपण किया है, परंतु यह रिपब्लिक से क्या है? अलग है। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉज में जो शासन की जो पद्धति है उसमें प्लेटो लॉज में कानून की सर्वोच्चता पर क्या देता है? बल देता है। किस पर बल देता है? कानून की सर्वोच्चता पर। जबकि आदर्श राज्य में प्लेटो जो है विवेक पर बल देता है, दार्शनिक राजा पर उसने बल दिया था। इसके अलावा जो है प्लेटो कहता है कि कानून के अनुसार संचालित होने वाली इन व्यवस्था का जो स्वरूप जो प्लेटो बताते हैं वो क्या क्या बताता है? एक तो महासभा होगी, एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में, एक प्रशासनिक परिषद और एक जो है प्लेटो के उपआदर्श राज्य में न्याय प्रशासन के लिए 4 तरह के न्यायालय बताए गए हैं। एक स्थायी पंचायती न्यायालय, क्षेत्रीय न्यायालय, विशेष चुने हुए न्यायाधीशों का न्यायालय, संपूर्ण जनता का न्यायालय और स्थानीय स्वशासन की भी प्लेटो ने क्या की है? बात की है। इसमें द लॉज में। तो डियर स्टूडेंट, द लॉज यथार्थ और आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आदर्श राज्य था कौन सा? आइडियल स्टेट। तो आइडियल स्टेट जो है पूरी तरह से किस पर आधारित था? आदर्श पर। लेकिन जो प्लेटो ने जो अंतिम रचना लिखी द लॉज, उसमें आदर्श और यथार्थवाद दोनों का ही ये पुस्तक क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। और जॉर्ज कैटलिन ने प्लेटो को दर्शन का पोप कहा। जॉर्ज कैटलिन ने प्लेटो को क्या बताया है? दर्शन का पोप। इसके अलावा एमर्सन ने कहा कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन ही क्या है? प्लेटो है। इसके अलावा प्लेटो की जो मृत्यु होती है वो 347 ईसा पूर्व में। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि प्लेटो का जन्म तो 427 ईसा पूर्व में हुआ, 427 ईसा पूर्व में। और जो प्लेटो की मृत्यु होती है वो जो है 347 ईसा पूर्व में, 347 ईसा पूर्व में प्लेटो का क्या हो गया? देहांत हो गया। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो की जो प्रमुख रूप से जो पद्धति थी कौन सी थी? इनकी पद्धति की हम बात करें तो प्लेटो की जो पद्धति थी, जिस पद्धति के अंतर्गत प्लेटो की पद्धति का जो नाम था निगमनात्मक था। निगमनात्मक। ठीक है। यानी निगमनात्मक का जो अर्थ होता है सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर। ठीक है। निगमनात्मक ये पद्धति होती है। निगमनात्मक पद्धति को किसने अपनाया? प्लेटो ने, सामान्य से विशेष की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंतर्गत प्लेटो का जो राज्यों का जो वर्गीकरण था और उसके संदर्भ में हमने चर्चा की। इसके बाद में हम नेक्स्ट कक्षाओं में और जितने भी जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके संदर्भ में बात करेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।